हेलो, स्वागत है आप सबका कोमल की दुनिया में फिर से एक बार। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्पायरेंट्स की, जिन बच्चों ने नीट ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं, दे चुके हैं, या जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हर कोई बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर करता है वो ये सोच के ही करता है कि वो नीट में अच्छा स्कोर लाएगा, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होगा और एक बहुत अच्छा डॉक्टर सक्सेसफुल बन पाएगा। लेकिन बहुत बार, हर बार ये सपना पूरा नहीं हो पाता। कभी चंद मार्क्स के लिए ये सपना टूट जाता है, तो कभी कोई बच्चा कट ऑफ से काफ़ी पीछे छूट जाता है और फिर बच्चों के समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में अगर आप बहुत डिटरमाइंड हो, बहुत दृढ़ निश्चय आपका है, तो आप 1-2 साल ड्रॉप भी ले सकते हैं और फिर से ट्राई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो बच्चों के समझ में नहीं आता क्या करें। दूसरा बच्चों का ग्रुप एक ऐसा होता है, और पेरेंट्स का भी, जिन्हें लाइफ साइंसेस में इंटरेस्ट तो होता है, एप्टीट्यूड भी लाइफ साइंसेस के लिए ही होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर एमबीबीएस या डेंटल में नहीं हो पाया तो आगे वो क्या करेंगे। वेटरनरी में इंटरेस्ट नहीं होता, आयुष कोर्सेस करना नहीं चाहते हैं, फिजियोथेरेपी या नर्सिंग में जाना नहीं चाहते हैं, तो उनके समझ में नहीं आता कि क्या करें फिर अगर नहीं हुआ तो सेफ साइड में रहने के लिए ऐसे बच्चे और पेरेंट्स भी उन्हें प्रेशराइज करते हैं या एडवाइस करते हैं कि पीसीएम ग्रुप लेके जेई के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। उनका ठीक ठाक कॉलेज में हो भी जाता है, कोई टेक्निकल ग्रेजुएशन वो मोस्टली बीई करके अपने फील्ड में भी एडजस्ट भी हो लेते हैं। लेकिन स्ट्रगल बनी रहती है, क्योंकि एप्टीट्यूड नहीं रहता उस सब्जेक्ट का, या लाइकिंग नहीं रहती, और फिर अंदर से कभी कभी फिर नाखुश रहते हैं। तो ऐसे दोनों ही ग्रुप के लिए एक करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर मेडिकल का करियर बच्चे चुनते हैं तो आप सोच के देखिए कि क्या मोटिवेशन है आपका, या आप क्यों चुनना चाहते हैं मेडिकल करियर, या क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बहुत बार ज़्यादातर बच्चों का ये मोटिवेशन होता है डॉक्टर बनने के पीछे, कि उन्हें एक चैलेंजिंग करियर चाहिए होता है, उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए होता है, और साथ ही उन्हें एक अच्छा इनकम देने वाला करियर चाहिए होता है। कुछ बच्चों का मोटिवेशन ये भी होता है कि उन्हें जो टर्मिनल डिसीजेस है या बड़े डिसीजेस है वो ठीक कर पाए, और जो ठीक होने का, पेशेंट को ठीक करने का जो सेटिस्फैक्शन है या जो खुशी है, वो उन्हें चाहिए होती है। उससे उन्हें अच्छा लगता है कि वो किसी को ठीक कर पाए, तो ये एक मोटिवेशन होता है। तो ऐसे दोनों दोनों ही अगर ये मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए, और अगर आपका नीट नहीं हो पाया है, आप नीट क्रैक नहीं कर पाए, मेडिसिन में नहीं जा कर पाए हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है साइकोलॉजी। और मैं आगे जाके ये भी कहूँगी, ना ही मजबूरी में कि आपका नीट नहीं हो पाया है, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इसलिए ही नहीं। साइकोलॉजी एक ऐसा करियर है कि ऐसा ऑप्शन है कि जो एज अ फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चॉइस भी, ना कि किसी मजबूरी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे परस्यू कर सकते हैं और उसमें बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिसमें आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है, किसी की हेल्प करने की या किसी के लिए कुछ अच्छा करने का आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, और अच्छी इनकम भी होती है जिसमें। तो साइकोलॉजी को लेकर आप अच्छे कोर्सेज करने के बाद किन के लिए काम कर सकते हैं, बहुत अलग अलग ग्रुप्स के लिए काम कर सकते हैं। बच्चों के लिए कर सकते हैं, बहुत से बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है उनमें, कभी कुछ कंडीशंस होती है जैसे एडीएचडी हो गया, या ऑटिज्म हो गया, सेरिब्रल पाल्सी हो गया। ऐसे बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं। देन
ऐसे बच्चों में एक तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पेरेंट्स में नहीं होती है, तो उसके लिए और इस कंडीशन के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे लाइफ स्किल्स उन्हें सिखाई जाए, ये काउंसलर्स मोस्टली करते हैं। और जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये ब्रेन से रिलेटेड एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं इसमें, कि ब्रेन के किस कंडीशन की वजह से ये हुआ है, उनकी असेसमेंट करते हैं कि क्या, जैसे आईक्यू कितना है, या अलग अलग उनके टेस्ट करते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बच्चों के लिए ये कंडीशंस, इससे और भी कुछ कई कंडीशंस होती है। फिर एडल्ट्स में भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, सिजोफ्रेनिया जैसे कुछ कंडीशंस होते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, कपल थेरेपी होती है, मैरिज प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम्स होती है। तो इस सब में काउंसलर्स काम कर सकते हैं। देन एडिक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है साइकोलॉजी का। एडिक्शन में आपकी अल्कोहल हो गई, ड्रग्स हो गए, सेक्स हो गया, देन गैम्बलिंग हो गई, और आजकल जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोशल मीडिया का एडिक्शन। तो किसी भी टाइप का एडिक्शन हो, एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं। देन क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है, फोरेंसिक साइकोलॉजी होती है। हालांकि क्रिमिनल और फोरेंसिक साइकोलॉजी को इंडिया में अभी उतना स्कोप नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज़ में है, लेकिन अगर आप पैशनेट है तो उसे भी परस्यू कर सकते हैं। लीगल टीम के साथ या उसके साथ इनका ज़्यादा काम होता है, पुलिस में या ऐसे एजेंसीज़ में। प्राइवेट प्रैक्टिस तो इंडिया में उनकी ना के बराबर है, लेकिन ऐसे एजेंसीज़ के साथ आप काम कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होते हैं, जो वर्कर्स के या एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में आप काम कर सकते हैं और इन लोगों की मदद कर सकते हैं, ना ही सिर्फ पेशेंट्स के लिए बट उनके फैमिलीज़ की भी खुशियाँ वापस ला सकते हैं और उनके चेहरों पे मुस्कान वापस ला सकते हैं। तो इस तरह का ये फील्ड है। ये सब सुनने के बाद किसी को ऐसे लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम के साथ ही हमेशा डील करते रहना है, और ये सारे दुख से याद आया कि ग्रीफ मैनेजमेंट भी होता है। ग्रीफ मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं। अगर किसी के नियर वंस की डेथ हो गई है, तो जो ग्रीफ है, सडन डेथ होती है कभी, या कैंसर जैसी बीमारियां, टर्मिनल इलनेसेस आती है, तो एक्सेप्टेबिलिटी में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, रिलेटिव्स को प्रॉब्लम होती है, ग्रीफ है उसके साथ कैसे डील किया जाए। देन ट्रॉमा होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम जो होता है, ट्रॉमा चाइल्ड एब्यूज़ जैसे हो सकता है, चाइल्डहुड में सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ हो, या पेरेंट्स का वायलेंट बिहेवियर हो, या सेपरेशन के इश्यूज़ हो, या रेप जैसे भी बहुत सीरियस कंडीशंस हो। तो ऐसे में पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिंड्रोम है उसमें हेल्प लोगों की करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट लेते हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये देख के सुन के किसी को लग सकता है कि हमेशा प्रॉब्लम के साथ ही डील करते रहते हैं क्या साइकोलॉजिस्ट, और बहुत बार ये मिथ है और लोग मजाक में भी कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जब बहुत साल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लोगों की प्रॉब्लम से डील करते करते खुद पागल या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हालांकि ऐसे कुछ नहीं होता, लोग मजाक में कहते हैं। और आप जब ये ट्रेनिंग लेते हैं तब आपको इसकी भी ट्रेनिंग मिलती है कि लोगों के प्रॉब्लम से डिटैच कैसे रहा जाए, उनके साथ एम्पथाइज तो करें, आप एम्पथाइज करें, उनका पेन फील करें, लेकिन उनके प्रॉब्लम से डिटैच कैसे रहे। तो इसकी भी ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि इतने सारे इश्यूज आप कैसे हैंडल करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सालों तक साइकोलॉजी ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी ही होती थी, मतलब ये जो एबनॉर्मल कंडीशन है उनके साथ डील करती थी। लेकिन अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी के साथ ही आपकी लाइफ, ह्यूमन लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल कैसी बनाई जाए, उसमें
खुशी कैसे लाई जाए, लाइफस्टाइल अच्छी कैसे बनाई जाए, उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए, इसके बारे में भी साइकोलॉजी काम करती है। और ये भी साइकोलॉजी का एक गोल आजकल माना जाता है। तो उसके लिए माइंडफुलनेस है, साइकोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, ऐसे नहीं कि निगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ सब डील करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो गई, जैसे बच्चों की डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे किया जाए ताकि अच्छे सिटीजन्स, अच्छे ह्यूमन बीइंग जो हो सके, आगे अच्छी लाइफ बिता सके। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशन यानी लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है, कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, मेमोरीज कैसे बनती है, मेमोरी को ज़्यादा रिटेन करने के लिए क्या किया जाए, ऐसे सारे जो बातें हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट उस पे काम करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर तो काम करते ही है, लेकिन साथ ही जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जो काफ़ी हाई आईक्यू है, उनके अपने अलग इश्यूज होते हैं या कुछ बातें होती है, तो इन पे काम करते हैं। परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए और अच्छा बेहतर करने के लिए क्या किया जाए, इस पे भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं एजुकेशन की। देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में आपको पता है हर स्पोर्ट का स्किल तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन उसके साथ ही जब आप विनर बनते हैं तो उसके लिए विनिंग एटीट्यूड के लिए आपका माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजी वो भी विनर की होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये स्पोर्ट्स के टीम के साथ या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के साथ काम करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा अपकमिंग फील्ड है। देन मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, माइंडफुलनेस जैसे स्पिरिचुअलिज्म है उसकी तरफ, और मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफस्टाइल स्पीकर्स, कोचेस होते हैं जो आजकल कुछ बहुत सक्सेसफुल ऐसे स्पीकर्स हम देखते हैं जो साइकोलॉजी पर बात करते हैं। तो ऐसे अलग अलग करियर में, अलग अलग फील्ड्स में साइकोलॉजी के आप काम कर सकते हैं। ये तो हो गया कि साइकोलॉजी क्यों करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, इस बात पे। लेकिन कैसे करें, तो अगर हमारी कंट्री में, हमारे देश में अगर आपको साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करनी है तो पीजी आपको करना ज़रूरी है। उसमें पीजी करने के लिए पहले आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। पीजी के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ कॉलेजेस ऐसी है जो बिना साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के, आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो फिर भी आप उनके साइकोलॉजी के कोर्स में एडमिशन मिलता है। लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, अगर आपको पीजी साइकोलॉजी के किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन के लिए 12th के बाद जो हम बात कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली, तो आप बीए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं या बीएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो जो नीट के बच्चे हैं वो 12th तक उनका साइंस होता है, तो बहुत बार उन्हें लगता है कि अभी 12th तक तो साइंस था तो बीए कैसे कर ले, क्या ये डिमोशन है, ऐसे उन्हें लगता है। तो ऐसे नहीं है, बीए और बीएससी, बीए इन अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऐसे आप ये भी काफ़ी अच्छे कोर्सेस हैं। तो बीए करें या बीएससी करें, इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी आपके आप जिस एरिया में, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस सिटी में, वहाँ आपको बीएससी साइकोलॉजी अवेलेबल है, बीए साइकोलॉजी अवेलेबल है, कॉलेज इंपॉर्टेंट है, अच्छे कॉलेज में क्या अवेलेबल है। इन जनरल बीए इन साइकोलॉजी ऑफर करने वाले कॉलेजेस ज़्यादा है, तो आपको जैसे अवेलेबिलिटी है और जो अच्छा कॉलेज है रेप्यूटेड, वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप बीए या बीएससी सिलेक्ट करते समय अगर आपको दोनों अवेलेबल है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको 100% आप श्योर नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद साइकोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन करके करियर परस्यू करना चाहते हैं, अभी भी आपके मन में कोई सेकंड थॉट है,
और अगर आप यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि बहुत से एमबीबीएस के बाद भी बच्चे करते हैं, आप अगर यूपीएससी या स्टेट के सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बीए इन साइकोलॉजी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल वगैरह का आपका टाइम बच जाता है और बीए में आप ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में आगे जाके काम आएगा। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं साइकोलॉजी के ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको बीएससी बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत बार एमबीए की रिक्रूटमेंट जब होती है तब कंपनीज टेक्निकल बैकग्राउंड और एमबीए अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो उसे प्रीफर करते हैं, यानी कि बी और एमबीए या बीएससी और एमबीए। तो उस कंडीशन में अगर आप बीएससी करेंगे तो आपके लिए बेटर है, अगर आप कैट देके अगर आप एमबीए करना चाहते हैं। इसमें भी अगर आप एमबीए में एचआर में जाना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो आपको साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होना ये बहुत हेल्पफुल होता है। इवन आप सेल्स या मार्केटिंग जैसे फील्ड में करना चाहते हैं, उस हालत में भी आपको साइकोलॉजी का बैकग्राउंड हेल्पफुल है, क्योंकि अब आप अगर देखेंगे तो सेल्स साइकोलॉजी, मार्केटिंग साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, तो एडवर्टाइजमेंट फर्म्स, मार्केटिंग फर्म्स जो है ये इन फील्ड्स में, इन स्टडी एरियाज में जिनका एक्सपर्टीज है, ऐसे कैंडिडेट्स को प्रिफर करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप एमबीए यूपीएससी ही नहीं, दूसरे भी कोई ऐसे फील्ड्स सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसको साइकोलॉजी का, बहुत से ऐसे फील्ड्स है जिनको इवन टीचिंग फील्ड एक ऐसा है, बहुत से फील्ड है जिनमें आपको साइकोलॉजी का आपका बैकग्राउंड काम आ सकता है। तो आप साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करके वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी में ही करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको बीए या बीएससी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, आपको एमए या एमएससी करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ऐसे बहुत से अलग अलग एरियाज में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और आपका करियर आगे परस्यू कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप अगर साइकोलॉजिस्ट कहलवाना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको एमफिल करना होता है। मतलब जैसे मेडिकल फील्ड है जो एक बहुत लंबा करियर पाथ है, तो साइकोलॉजी में भी बहुत लंबा करियर पाथ है। आपको प्रैक्टिस के लिए इंटर्नशिप जैसे कुछ स्पेसिफिक केसेस देखना ज़रूरी है, पीजी करना ज़रूरी है। अगर आप 2 इयर्स का पीजी नहीं करना चाहते तो कुछ इंस्टीट्यूट में 1 ईयर के पीजी डिप्लोमा जैसे गाइडेंस, चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इस टाइप के आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इस तरह के 1 ईयर डिप्लोमाज भी है। और आप अगर साइकोलॉजिस्ट कहलवाना चाहते हैं तो एमफिल्स अवेलेबल है, एमफिल करना ज़रूरी है। एमफिल के लिए निमहंस जैसे इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है एमफिल जैसे डिग्री के लिए इंडिया में, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में है। रांची में भी एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप एमफिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा करियर पाथ बना सकते हैं। एमफिल करने के बाद आपको मेनली रिसर्च में आप काम कर सकते हैं, या मोस्टली आप एज अ पॉलिसी मेकर काम कर सकते हैं। एनजीओज में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप पॉलिसी मेकर का काम कर सकते हैं। साथ ही पीजी और एमफिल के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नोबल और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। तो ये भी आपके लिए ओपन है फील्ड ऑलवेज, टीचिंग में आप जा सकते हैं। और भी अगर आप आगे करना चाहते हैं तो ऑलवेज पीएचडी है ही। तो आप इसमें स्काई इज़ द लिमिट, कितना आगे करना चाहे। तो पीजी के बाद लेकिन आपको क्या क्या अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज़, तो आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं।
न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसाइकियाट्री है, साइकियाट्री है, ऐसे डिपार्टमेंट्स में ग्रुप्स होते हैं। डॉक्टर्स एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनके अंडर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और वो पेशेंट पर साथ में जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ग्रुप में काम कर सकते हैं। तो आपको हॉस्पिटल में वर्क करने का, डॉक्टर्स के साथ टीम में काम करने का ये एक सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा कि आप ऐसे सेटअप में काम कर रहे हैं। तो आप वैसे कर सकते हैं। आप स्कूल काउंसलर बन सकते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा अभी सब स्कूल में स्कूल काउंसलर होना मैंडेटरी है। तो स्कूल काउंसलर्स स्कूल के बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ किस तरह से डील करना है, स्पेशल बच्चों के साथ या ADHD उनको कैसे डिटेक्ट करना है, आप टीचर्स को ट्रेन करते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, बच्चों की असेसमेंट करते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। अगर आपने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया है तो आप खुद की कंपनी सेटअप कर सकते हैं और बड़ी कंपनीज के साथ HR के साथ मिलकर वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप इश्यूज, देन मोटिवेशन के लिए, आगे करियर प्रोग्रेशन के लिए, टीम बॉन्डिंग के लिए, ऐसे अलग अलग चीज़ों पर वर्कशॉप्स होते रहते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, तो ये कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। करियर काउंसलिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है जो साइकोलॉजी के अंडर आती है, आप वो कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है जो करके आप एक बहुत सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग करियर आपका इस साइकोलॉजी के फील्ड में हो सकता है, और आपको थाउजेंड्स लोगों के, लाखों लोगों के लाइफ को पॉजिटिव वे में छूने का, अफेक्ट करने का और उनको हेल्प करने का सेटिस्फैक्शन इस फील्ड में मिल सकता है। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो में आपने कुछ नई बातें जानी होगी, आपको कुछ नया जानने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।